अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं एक नई ड्रग, एक नई दवाई टर्जेपेटाइड के इंफॉर्मेशन के साथ। बहुत दफा एंडोक्राइन कम्युनिटी में और मेडिकल डिस्कशन में जो हमारे ग्रुप्स होते हैं उसमें GLP-1 एगोनिस्ट यानी ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड्स के बारे में डिस्कशन होती है। लेकिन जो टर्जेपेटाइड है वो बेसिकली दो किस्म के रिसेप्टर्स को एगोनाइज करता है, उनको स्टिमुलेट करता है। एक रिसेप्टर का नाम है ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड और दूसरे रिसेप्टर का नाम है ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड। अब ये जो दोनों रिसेप्टर्स है, बुनियादी तौर पर इनके फंक्शंस का जानना बहुत जरूरी है। जो हमारे पास GIP है, ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड, उसका बुनियादी तौर पे जो काम है, इन रिस्पॉन्स टू फूड इंटेक पर्टिकुलरली ग्लूकोज जब आप लेते हैं उसके रिस्पॉन्स में ये इंटेस्टाइन से रिलीज होता है और आगे जाकर ये पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज इंसुलिन। और दूसरा जो इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो इनहिबिशन ऑफ ग्लूकागोन है, यानी एक तरफ इंसुलिन की सिक्रेशन को बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ ये आपके ग्लूकागोन की सिक्रेशन को इनहिबिट कर रहा है। सो ये दो बुनियादी जो फंक्शंस है GIP के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जो तीसरा काम है पॉलीपेप्टाइड का वो ये है कि ये ग्लूकोज यूटिलाइजेशन इन द पेरिफेरीज उनको भी बढ़ाता है, यानी मोर एंड मोर ग्लूकोज इज बीइंग यूटिलाइज्ड इन द पेरिफेरल टिश्यूज। सो ये तीन काम है बुनियादी तौर पर GIP के, यानी ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड के। अब जो दूसरा पॉलीपेप्टाइड है दैट इज ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड, उनके भी ऑलमोस्ट यही फंक्शंस है, लेकिन वो एक एडिशनल काम करते हैं कि जो आपके गैस्ट्रिक एम्प्टिंग का प्रोसेस है उनको डिले करता है और दूसरा आपके सैटिस्फैक्टरी सेंटर्स को स्टिमुलेट करता है। इस तरह से आपको भूख नहीं लगती होती, एपेटाइट सप्रेस हो जाती है। सो इन दो रिसेप्टर्स के ऊपर जाके इनको स्टिमुलेट करना, ये बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है टर्जेपेटाइड का, और ये इसलिए मोर पोटेंट है एज कम्पेयर टू जो ट्रेडिशनल हमारे पास GLP-1 एनालॉग्स थे। ये दोनों रिसेप्टर्स को जाके स्टिमुलेट कर रहा है। अब कौन से पेशेंट को देने चाहिए ये जो नया ड्रग है, बेसिकली इंडिकेशंस कम और बेश वही हैं जिन पेशेंट्स को डायबिटीज हो और जिन पेशेंट्स को डायबिटीज के साथ साथ वेट के भी इश्यूज हो, यानी उनका BMI 30 से ज्यादा हो, या अगर BMI 30 से ज्यादा ना भी हो, 27 प्लस हो, लेकिन कोई और कोमोबिडिटी भी पेशेंट को साथ में हो, यानी ब्लड प्रेशर, यानी डिसलिपिडीमिया या कोई और वेट रिलेटेड कोमोबिडिटी। अगर ये कोई एक कोमोबिडिटी भी आ जाए और BMI मोर देन 27 हो, तो आप आइसोलेटेड वेट लॉस इंडिकेशन के लिए भी इनको यूज कर सकते हैं। कौन से डायबिटिक्स में ये प्रेफर्ड है? उन डायबिटिक्स में जहाँ पे आपके पास एक तो वेट लॉस ज्यादा आपका कंसर्न हो, दूसरा अगर उनको कार्डियक इश्यूज हो, impaired LV हो, हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन हो, या प्रोटीनूरिक CKD हो, यानी इन पेशेंट्स में प्रोटीनूरिया भी साथ चल रहा हो, तो उन पेशेंट्स में आपने टर्जेपेटाइड रिकमेंड करना है। लेकिन आपने कॉस्ट का ख्याल लाजमी रखना है, क्योंकि हमारे जैसे पॉपुलेशन में कॉस्ट इज ए मेजर कंसर्न। तो वहाँ पे आपने जो पेशेंट की सिलेक्शन है वो बहुत ही आपने केयरफुली करनी है। काउंटरइंडिकेशंस क्या है जो पर्टिकुलरली जो कंसर्न्स है आजकल, वो ये है कि रेट्स के ऊपर जो स्टडीज हुए थे उसमें मेडलरी थायराइड कार्सिनोमा के कुछ केसेस रिपोर्ट हुए थे। ऑल्दो ह्यूमंस में ये केसेस अभी तक रिपोर्ट नहीं हुए, कोई कन्विंसिंग एविडेंस नहीं मिला, लेकिन फिर भी उन पेशेंट्स में जहाँ पे पर्सनल या फैमिली हिस्ट्री हो थायराइड मेलिग्नेंसी की, पर्टिकुलरली मेडलरी थायराइड मेलिग्नेंसी की, तो वहाँ पे आपने ये ड्रग्स अवॉइड करना। दूसरा जो मेजर कंसर्न है, जिन पेशेंट को सीवियर गैस्ट्रोपैरेसिस हो, उनमें भी आपने इन ड्रग्स को अवॉइड करना है प्रेफरेबली। और थर्ड जो अभी लेटेस्ट कंसर्न्स FDA ने शो किए हैं वो ये है कि सुसाइडल टेंडेंसीज कुछ पेशेंट्स में रिपोर्ट हुए थे। तो जिन पेशेंट्स को पहले से सुसाइडल टेंडेंसीज हो या जिन पेशेंट में साइकेट्रिक इश्यूज चल रहे हैं, उसमें आपने इन ड्रग्स को नहीं देना। अब डोज पे हम आ जाते हैं। तो जो डोज है बेसिकली मिनिमम टू मैक्सिमम है 2.5 मिलीग्राम सबकट वीकली हम स्टार्ट करते हैं और 4 वीक्स के इंटरवल्स पे हम इनकी डोज बढ़ाते जाते हैं। तो हम 2.5 मिलीग्राम, देन 10 मिलीग्राम और अल्टीमेटली आप 15 मिलीग्राम मैक्सिमम डोज पे जाते हैं। जहाँ तक बात है आपके रीनल और हेपेटिक पेशेंट्स की, उनमें आपको कोई डोज एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। जो एडवर्स इफेक्ट्स रिपोर्ट्स हुए थे वही GLP-1 एगोनिस्ट के
एडवर्स इफेक्ट्स यहाँ पे भी आपको मिल सकते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर कंसर्न जो टर्जेपेटाइड के हवाले से नोट हुआ था वो ये था कि जो डायबिटिक रेटिनोपैथी के केसेस थे, कुछ केसेस में वो वर्सन हुए थे। सो जरूरी नहीं है कि वो ड्रग का इफेक्ट ही हो। एक हाइपोथेसिस ये भी है कि प्रोबेबली रैपिड रिडक्शन इन HbA1c इज द मेजर कंसर्न, जिसकी वजह से इन पेशेंट्स को रेटिनोपैथी वर्स हुई थी। हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है कंसर्न हो, GLP-1 एगोनिस्ट के साथ बहुत कम देखा गया है, लेकिन टर्जेपेटाइड के साथ हाइपोग्लाइसीमिया का कंसर्न है तो आपने हाइपोग्लाइसीमिया कॉजिंग एंटी डायबिटिक ड्रग्स जो है प्रेफरेबली टर्जेपेटाइड के साथ आपने कॉम्बिनेशन में नहीं देने, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया वर्स हो सकता है। बाकी पेनक्रियाटाइटिस के केसेस, कुछ केसेस में एक्यूट किडनी इंजरी भी रिपोर्ट हुई थी और जिनका मैकेनिज्म प्रोबेबली परीरीनल एजोथीमिया की वजह से था, यानी वॉल्यूम लॉस की वजह से था इन द फॉर्म ऑफ डायरिया, वॉमिटिंग वगैरह। तो ये कुछ साइड इफेक्ट्स रिपोर्ट जरूर हुए थे, लेकिन गॉल ब्लैडर स्टोन्स और मेडलरी थायराइड के केसेस, इनकी कोई बहुत ज्यादा कन्विंसिंग एविडेंस अभी तक हमें नहीं मिला। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट मालूमात थी टर्जेपेटाइड के हवाले से जो अभी रिसेंट टाइम्स में लॉन्च होने लगे। पाकिस्तान में भी अवेलेबिलिटी के इश्यूज थे, अब होपफुली विद इन 3 वीक्स इंटरवल ये हमारे पास भी अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू।